जब भी हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो जो सबसे पहली बात हमारे मन में आती है कि वो नॉन नेगोशिएबल है, वो बदलते नहीं। बिल्कुल उसी तरह से आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 6 प्रिंसिपल्स के बारे में, जो कि सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। एक स्टैंडर्ड है ISO 59004 जो इसी साल 2024 में आया। उन्हीं 6 प्रिंसिपल्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा ये 6 प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या एग्जैक्टली मीनिंग है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और कैसे ऑर्गेनाइजेशन इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के। जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो इट इज एज सिंपल एज दैट के जो सूर्य है वो पूरब से निकलेगा और पश्चिम में जाएगा। कोई भी चीज ऊपर से अगर गिरेगी तो नीचे ही जाएगी, इसको हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पर भी इसका इंटेंट यही है कि ऐसे कौन से 6 प्रिंसिपल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को इंश्योर करने के लिए कि हम जो भी लाइफ जी रहे हैं एज एन इंडिविजुअल या एज ए ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर हम किस तरह से सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाए, इस बात को इंश्योर करते हुए कि जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो मैं एक एक करके आपसे बात करता हूं इन सब 6 प्रिंसिपल्स के बारे में। जो पहला प्रिंसिपल है वो बात करता है सिस्टम थिंकिंग के बारे में। इसका इंटेंट क्या है? इसका सिंपल सा इंटेंट इतना ही है कि जब हम देखते हैं अपने आसपास तो हर चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, हर चीज एक दूसरे से मिली हुई है, कोई ना कोई एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन रहा है। मे बी अगर हम फैमिली में देखेंगे तो जो हम अपना घर में काम करते हैं उससे किसी और का घर चलता है, जिस दुकानदार से हम सामान लेके आते हैं उससे किसी और का काम चलता है, और इस तरीके से सिस्टम चलता है। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वहां पर भी कोई एक मैन्युफैक्चरर है, वो सप्लायर से मटेरियल ले रहा है, वो जो सप्लायर है वो किसी और से सामान ले रहा है, और जो मैन्युफैक्चरर है वो आगे किसी को सप्लाई कर रहा है, और ये सब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अगर हम प्रिजर्वेशन के बारे में देखना चाहें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में देखना चाहें, तो किस तरीके से हम एक सिस्टम थिंकिंग के पर्सपेक्टिव से देखें कि किस तरीके से चीजों का काम हो रहा है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इस बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, तो किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन हो रही है, जो प्रोडक्शन से जो वेस्ट निकल रहा है वो किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है, उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे क्या इंपैक्ट हो रहा है, अगर कहीं वो डिफोरेस्टेशन पे जा रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है, इसको समझना जरूरी है। जो दूसरा प्रिंसिपल है वो बात करते हैं वैल्यू क्रिएशन के ऊपर। जब हम वैल्यू क्रिएशन की बात करते हैं तो इंटेंट सिंपल सा यह है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कस्टमर हैं, सप्लायर हैं या और भी कोई इंटरेस्टेड पार्टी है, किस तरीके से हम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं जो भी हम काम कर रहे हैं। इंटेंट बहुत सिंपल सा है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उससे किसी का फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि जो आसपास की सोसाइटी, जो आसपास के लोग हैं, वहां पर हम किस तरीके से इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि उनका भी बेनिफिट हो। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इस बारे में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, अभी फार्मिंग तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो ना केवल हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूस के अलावा हम इस बात को भी इंश्योर कर रहे हैं कि हम केमिकल्स, पेस्टिसाइड को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारी सॉइल है वो बिल्कुल ठीक है। हम इस बात को भी इंश्योर कर रहे हैं कि जो आने वाली जनरेशन है उसको जो खाना मिलेगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। जो तीसरा है वो बात करता है वैल्यू शेयरिंग के ऊपर। जब हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, एक कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, तो 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है सोसाइटी, एक है इकोनॉमिक और एक है एनवायरनमेंट। तो जब हम बात करते हैं वैल्यू शेयरिंग के बारे में तो इंटेंट ये है कि किस तरीके से एक हम बैलेंस स्ट्राइक कर सकते हैं जो भी काम हम कर रहे हैं, जिससे कि जो भी रिसोर्सेज हमारे उसको हम इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें और एक ट्रेड ऑफ कर सकें बिटवीन इकोनॉमिक, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। अगर हम उसको उस तरह से करेंगे तो हम बेनिफिट ले सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम इसी बात को अलग वे में लेके चलें फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में, जो हम फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फार्मर्स के बारे में, से कॉफी फार्मर्स के बारे में, तो जो डेवलपिंग नेशंस हैं जहां पर कॉफी को हम ग्रो कर रहे हैं, क्या वहां पर उनको सफिशिएंट मनी दे रहे हैं मार्केट के कंपैरिजन में, और जो पैसा आ रहा है क्या उस पैसे को हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी वेलबींग के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जहां पर वो फार्मिंग कर रहे हैं वो लैंड कैसी होनी चाहिए। तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चौथा प्रिंसिपल है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स स्टीवर्डशिप। जब हम स्टीवर्डशिप की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं लीडरशिप की, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंट्री में क्या कोई लीडर है, क्या कोई एक पहल कर रहा है कि मैं कैसे इंश्योर करूंगा कि जो सोसाइटी है, एनवायरनमेंट है और जो बाकी इकोनॉमिक कंडीशन में किस तरीके से बैलेंस किया जाए, जिससे कि विन विन सिचुएशन किया जाए। क्योंकि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो फाइनाइट है,
बहुत लिमिटेड है, तो हमको कुछ इस तरीके से यूज करना है कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। से फॉर एग्जांपल अगर इसके बारे में बात कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं। अभी एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हम सबकी लाइफ के लिए, लेकिन एग्रीकल्चर करते हुए जो वाटर कंजम्पशन है, क्या उसको हम टेक केयर कर सकते हैं? जिस तरह की केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं, क्या उसको हम टेक केयर कर सकते हैं? किस तरह से हम क्रॉप की रोटेशन कर सकते हैं? किस तरह से हम यूज कर सकते हैं इफेक्टिव वे ऑफ इरिगेशन, जिससे कि जो वाटर है जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में उसका इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सके। जो पांचवा प्रिंसिपल है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स ट्रेसेबिलिटी। अभी जब भी हम रिसोर्स की बात करते हैं तो मे बी हम बात कर सकते हैं कि एक चीज कहीं प्रोड्यूस होती है, उसके बाद उसका शेप चेंज होता है, देन उसका एक अगला शेप आता है, देन एक अगला शेप आता है, देन फाइनली वो कंज्यूम होता है एंड देन वन डे वो खत्म हो जाता है। तो क्या इस पूरी चेन की हम ट्रेसेबिलिटी कर सकते हैं कि कहां से शुरू और कहां गया? क्योंकि अगर हम ट्रेसेबिलिटी कर पा रहे हैं तो हम ये भी अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हर स्टेज में क्या सिचुएशन थी, क्या उसका यूज और मिसयूज हुआ। से फॉर एग्जांपल अगेन मैं बात करूंगा कॉफी के बारे में। आजकल आपने देखा होगा कि कुछ क्यूआर कोड यूज किए जाते हैं। उस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो जो कॉफी की बीन्स हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी, कहाँ पर उसके बाद उसको यूज किया गया था विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन एंड मेकिंग द कॉफी, किस कस्टमर के पास वो आगे गई थी प्रोसेसिंग के लिए, एंड देन फाइनली कहाँ पर कंज्यूम हुई थी। तो एक बार अगर हमें ट्रेसेबिलिटी की जानकारी होती है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पर हमें कंट्रोल लगाना है और कहाँ पे हमें कंट्रोल नहीं लगाना। जो छठा और आखिरी प्रिंसिपल है वो बात करता है प्राइमरली विद रिस्पेक्ट टू इकोसिस्टम रेजिलियंस। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो मैं बार बार पहले भी आपसे कह रहा हूं कि जो तीन मेन फैक्टर्स हैं जिसको ट्रेड ऑफ करना बहुत जरूरी है, इकोनॉमिक, सोसाइटल एंड एनवायरमेंट। तो अब हम किस तरह से इंश्योर करें कि जो हमारा इकोनॉमिक जो इकोसिस्टम है उसकी रेजिलियंस को कैसे इंप्रूव करें? अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में तो वहां दोनों तरह के फैक्टर्स होते हैं, नेचुरल एंड अननेचुरल। नेचुरल की बात करते हैं तो कभी भी तूफान, आंधी आता है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जब हम अननेचुरल की बात करते हैं तो बहुत सारे काम है जो हम पेड़ काटने का कर रहे हैं या माइंडलेस फिशिंग कर रहे हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में इनबैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो इंटेंशन यहां पर यह है कि किस तरीके से हम एक रेजिलियंस सेटअप कर सकते हैं, एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि हम लॉन्ग टर्म तक अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकें विदाउट इसके कि वो सब खत्म हो जाए। से फॉर एग्जांपल अगर इसी की एक बात की जाए इस बारे में समझाने के लिए कि अगर हम देखते हैं जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो अपने आप उनके अंदर एक क्षमता होती है कि समय के हिसाब से इरिस्पेक्टिव ऑफ कि जो भी सिचुएशन है वो अपने आप को रीडेवलप करते हैं और बार बार वो ग्रो होते हैं इन स्पाइट ऑफ जो भी नेचुरल या अननेचुरल सिचुएशन आ रही है। तो अगर मैं समरी करूं, मैंने आपसे बात की 6 प्रिंसिपल्स के बारे में विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर इकोनॉमी, और ओवरऑल इन 6 प्रिंसिपल्स का एक ही इंटेंट है कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो बहुत जल्दी खत्म ना हो क्योंकि वो फाइनाइट है, और उनको हम किस तरीके से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो भी सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक मेरे को हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज उसको आप कंटिन्यू कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहां और जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। और अगर इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स से शेयर कर सकते हैं, और मेरे YouTube चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।